हेलो एवरीवन। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। तो आज वाली वीडियो में हम आयनिक कंपाउंड और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम मेटल के अक्रेस के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड से। तो आयनिक कंपाउंड को पढ़ने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। तो इसको समझने के लिए हम दो चीज़ों का कंपेरिजन करते हैं। पहला है हमारा मेटल और दूसरा है हमारा नोबल गैसेस। इनके बीच में हम कंपैरिजन देखेंगे। तो हमें सबसे पहले ये बात तो पता है कि जो मेटल होते हैं ये हमारे वेरी रिएक्टिव होते हैं। वेरी रिएक्टिव होने के कारण इसके बहुत सारे कंपाउंड आपने देखे होंगे। कौन कौन से कंपाउंड होते हैं जनरली इनके? सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, बहुत सारे कंपाउंड इसके ऑक्साइड हो गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। वैरायटी ऑफ कंपाउंड जो होते हैं मेटल फॉर्म करते हैं क्योंकि इनकी हाई रिएक्टिविटी होती है। दूसरी तरफ जो नोबल गैसेस होते हैं हमारे जनरली कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन और भी होते हैं क्रिप्टन, जेनॉन। ये सारे हमारे क्या होते हैं? नोबल गैसेस होते हैं। इनकी क्या खास बात होती है? ये इनके अपोजिट कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते। जबकि जेनॉन के तो कुछ होते हैं, लेकिन जो हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टन होते हैं जनरली इनके कंपाउंड नहीं होते। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इनके तो इतने सारे कंपाउंड होते हैं लेकिन नोबल गैसेस के कोई भी कंपाउंड नहीं होता, क्यों? तो मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि दुनिया में हर चीज क्या होनी चाहती है? स्टेबल होना चाहती है। जो नोबल गैसेस है वो किसी से रिएक्शन नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि वो स्टेबल है। तो ऐसा क्या है जो नोबल गैसेस को इतना स्टेबल बना रही है, और ऐसा क्या चीज नहीं है जो मेटल्स को इतना रिएक्टिव बना रही है? तो इसको समझने के लिए हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको k शेल में डाल दिया 2। नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 एंड 8। सिमिलरली आर्गन में 18 है तो 2, 8 और 8। इस तरीके से हमने फिल कर दिया। मेटल्स की देख लेते हैं हम एक बार। तो मेटल्स की देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 और उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 8, 1। इसी तरह मैग्नीशियम में 2 है आउटर मोस्ट शेल में, एल्युमिनियम में 3 है और पोटेशियम में 1 है और कैल्शियम में हमारा 2 है। नॉन मेटल्स के भी हम देख लेते हैं। पहला हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का देख लेते हैं कि इसमें 6 है। हमारा फ्लोरीन देख लेते हैं, उसमें हमारा 7 है। क्लोरीन देख लेते हैं, उसमें भी हमारा आउटर मोस्ट शेल में 7 है। तो आप नोटिस करोगे कि जो हमारा नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस के जो वैलेंस शेल होते हैं, वैलेंस शेल क्या होते हैं? जनरली उसे हम आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। जो वैलेंस शेल है नोबल गैसेस का वो क्या है? हमारे टोटली फिल्ड है। टोटली फिल्ड है और फिल्ड तो है ही है। और उनमें क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स कि इनकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल और जो वैलेंस शेल है वो टोटली फिल्ड है। तो मैं इधर लिख देता हूँ इसका रीजन क्या है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का इसका रीजन ये हुआ कि इसके जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल लिख देता हूँ मैं इधर। वैलेंस शेल क्या है? हमारे फील्ड है। फील्ड फील्ड होने की वजह से क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया। फील्ड भी तो है और लेकिन उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए कहा कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ऑक्टेट को फॉलो करते हैं, इसलिए किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। जबकि मेटल के केस में क्या है कि जो इनके वैलेंस शेल है वो फील्ड नहीं है। फील्ड नहीं होने के कारण ही ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर किसी तरीके से इनके जो वैलेंस शेल है वो फील्ड हो जाए तो ये भी स्टेबल हो जाएंगे। सिमिलरली नॉन मेटल्स के केस में भी क्या है? ये फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेटल और नॉन मेटल के जो शेल होते हैं वो पूरी तरीके से फील्ड नहीं होते, इसी कारण वो कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। जबकि नोबल गैसेस के जो आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल है वो फील्ड होते हैं, इसी कारण वो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम क्या होगा? 2, 8, 1। अब देखो ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है लेकिन यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये देखो ये क्या कर सकता है? ये इलेक्ट्रॉन या तो ये दे सकता है या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे, या फिर ये क्या करे कि ये 7 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर ले। तो 7 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करता है सोडियम? अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉनों को दे देता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? Na पॉजिटिव में। और जैसे ही ये Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाता है 2 एंड 8, क्योंकि इसमें टोटल कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये Na पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? तो हमने एक चीज पढ़ी थी, जो हमारा जो एटम होता है वो हमारा होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल किसके वजह से होता है? कि जिसमें जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही इसमें प्रोटॉन होते हैं। सिंस क्या हुआ कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। प्रोटॉन बढ़ने के कारण इस पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे हम क्लोरीन, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, जगह नहीं है इधर लिखने की।
तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्लोरीन क्लोरीन में क्या है, हमारा 17 है, तो इसका क्या है 2, 8 और 7। अब ये क्या कर सकता है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को दे दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉनों को ले ले। तो 7 इलेक्ट्रॉनों को देना तो पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या करेगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा। कितने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये कितना हो जाएंगे इसमें 18, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव, और इसमें क्या हो जाएगा 2, 8 और 8। तो आई होप समझ में आएगा कि किस तरीके से एटम और जो एलिमेंट है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को दे रहे हैं और ले रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्टेट रूल, जो हमें ये बताता है कि हर एटम के आउटर मोस्ट शेल फील्ड होने चाहिए और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जितने भी एटम और एलिमेंट है वो क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस के केस में होता था। तो अभी तक हमने मेटल के बारे में पढ़ा, मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, लेकिन अभी तक हमने मेटल के डेफिनेशन के बारे में नहीं पढ़ा। वो इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेटल किसे कह रहे थे। लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि मेटल उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देंगे उन्हें कहेंगे मेटल, और जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन मेटल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है। जो मेटल इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा उसे कहेंगे मेटल, और जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा उसे कहेंगे नॉन मेटल। अब हम देखते हैं अपने आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है या आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि इधर क्या लिखा हुआ है। रिएक्टिविटी ऑफ अ एलिमेंट इज टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड शेल। जितने भी एलिमेंट है वो उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल को फील्ड रखे। दूसरा क्या होता है कि जो एटम जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं और क्या फॉर्मेशन करते हैं, कैटाइन का फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलरली क्या होता है, जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं और वो क्या करते हैं, अनाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दो कंपाउंड दिए हुए हैं, NaCl, और दूसरा कंपाउंड है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। उसकी फॉर्मेशन को इधर समझाया गया है कि किस तरीके से फॉर्म हुआ होगा। तो देखो हमारा सोडियम है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 281 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन को ये दे देगा क्योंकि उसको ऑक्टेट को पूरा करना है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो इस पे आ जाएगा Na पॉजिटिव, और एक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया। अब क्लोरीन क्या है, इसके पास 17 इसका इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब है हमारा सेकंड है हमारा क्लोरीन, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 287, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको ये एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट किया और ये Cl नेगेटिव बनाया और इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। तो ये क्लोराइड आयन बना लेगा, ये सोडियम कैटाइन बना लेगा। अब क्या होगा, क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा और ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और NaCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। सिमिलरली मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम में 282 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने दो इलेक्ट्रॉनों को दे देगा, ये दो इलेक्ट्रॉनों को दे देगा। और क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे तो अब देखो यहाँ पे क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉनों को नहीं लेगा, इधर दो क्लोरीन आएंगे, एक और क्लोरीन आएगा, वो क्या करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वो भी Cl नेगेटिव के फॉर्म में बन जाएगा। तो दो क्लोरीन यहाँ पे आएंगे और एक मैग्नीशियम से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ जाएंगे, एग्रीगेट के फॉर्म में रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, जुड़ा हुआ मॉलिक्यूल, बॉन्ड वॉन्ड नहीं है, ये एग्रीगेट के फॉर्म में ऐसे रहेंगे, इंटैक्ट फॉर्म में रहेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो हमने ये देखा कि जितने भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के बीच में हो रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है, गिव एंड टेक की पॉलिसी हो रही है, गिव एंड टेक की पॉलिसी हो रही है। गिव एंड टेक का मतलब क्या होता है कि एटम तो जो मेटल है वो तो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जो क्लोराइड जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है। तो गिव एंड टेक पॉलिसी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना आप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलिक कंपाउंड किसे कहेंगे, कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। तो आपको इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है, क्योंकि जो इसमें है चार्ज का फॉर्मेशन होता है, चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है इनके बीच में, ठीक है, जो इनको होल्ड करके रखता है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड, क्योंकि इनमें दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं तो इन कंपाउंडों को हम पोलार कंपाउंड भी कहते हैं, पोलर कंपाउंड भी कहते हैं। तो जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं, जैसे होता है ना लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक का कंसेप्ट होता है कि सेम सेम को डिजोल्व करता है। तो सिमिलरली जो पोलर कंपाउंड होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं।
ये हम इसकी प्रॉपर्टी में देखेंगे आगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द आयनिक कंपाउंड। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं फटाफट की क्या होती है इनकी प्रॉपर्टी। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर में क्या होगा कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं, और सॉलिड इतने सॉलिड होते हैं कि अगर इनमें अगर हम प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये टूट जाते हैं, ठीक है, ब्रेक इनटू द पीसेस, पीसेस में टूट जाते हैं। अच्छा, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों होते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो इसको आपस में एग्रीगेट करके रखता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होने के कारण क्या होता है, इनके जो मेल्टिंग एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, इतना ज़्यादा होते हैं कि इनको हीट भी कर लोगे ना बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पे तब भी इनको कुछ होगा नहीं। जैसे जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 107 और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 1686 केल्विन होता है, लगभग लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस भी इनको हीट वीट कर दोगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कितने कितने ज़्यादा हैं। जो आपने पढ़ा था ना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, उनका देखो 2850 एंड 3120 बॉइलिंग पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा आयनिक कंपाउंड का। और इसका रीज़न वही है, इसका रीज़न यही है कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है उसी के कारण इनका इतना ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनकी सॉल्युबिलिटी। मैंने अभी बताया क्योंकि ये चार्ज कंपाउंड होते हैं, पोलर कंपाउंड होते हैं, तो ये वाटर में सॉल्युबल होंगे, लेकिन जो पेट्रोल हो गए, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, इसमें क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल और केरोसिन होते हैं ये नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। ये इसके बारे में ना आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये चार्ज से बना हुआ है, जो आयनिक कंपाउंड होता है हमारा चार्ज से बना हुआ होता है, तो ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कब करेगा? सॉलिड के केस में, जब हमारा सॉलिड स्टेट होता है तो उसमें क्या होता है, आयंस का फ्लो ही नहीं होगा। जब आयंस का फ्लो ही नहीं हो पाएगा तो वो तो उसमें करंट तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो सॉलिड के केस में क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होने के कारण उसमें क्या होता है, आयंस का फ्लो नहीं हो पाता, मूवमेंट नहीं हो पाता, इसलिए सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम इसमें मोल्टन स्टेट में जाता है, मोल्टन स्टेट में जैसे हीट जो हम देते हैं इससे, वो क्या होता है, उसके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, फ्री होकर वो मूव करने लग जाते हैं। तो मोल्टन स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और पानी में डाल दो तो वो वैसे ही कंडक्ट करने लग जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टी थी, ये आप इसको याद रख लेना अच्छे से। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक हमने मेटल एंड मेटल के प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, आयनिक कंपाउंड के बारे में देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी हमने मेटल के बारे में, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं सीखा कि मेटल हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलेगा हमारा मेटल। तो जो जनरली जो हमारा मेटल होता है वो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है या फिर हमें सी वाटर से मिलता है। वो किसके फॉर्म में मिलेगा, डिजॉल्व सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला होता है मिनरल। तो जो ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड जो हमें नेचुरली अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं उसे तो हम कहेंगे मिनरल्स। और ऐसे मिनरल्स जिनमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। एक्चुअली ओर भी एक मिनरल है, लेकिन इसमें जो मेटल का परसेंटेज होता है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इसे हम कहते हैं ओर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी हुई है। तो हमने ये देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे मेटल को 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया। पहला है वेरी रिएक्टिव मेटल, और दूसरा है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, और तीसरा है हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो होगा क्या कि जो हमारा नेचुरली जो प्रेजेंट होगा वो इन्हीं के बेसिस पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जो लीस्ट रिएक्टिव होता है, जो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, वो तो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, सही बात है। जो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे तो वो तो ऐसे ही पाए जाते हैं। तो देखो सोना और चांदी तो हमें फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि चांदी का जो होता है ना, सिल्वर का, वो सल्फाइड फॉर्म में भी पाया जाता है। जो मॉडरेट वाले होते हैं जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, ये इनके हमें क्या मिलते हैं, इनके सल्फाइड मिलेंगे, या तो सल्फाइड के फॉर्म में होंगे, या ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे, या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे, ठीक है। और इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसका हम कर देते हैं रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन। कार्बन से इसका रिडक्शन करके इनसे हम मेटल निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं तो ये तो कभी भी हमारे फ्री स्टेट में पाए ही नहीं जाते। तो इनमें से जो मेटल निकालते हैं वो हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से निकालते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द अकरेंस ऑफ मेटल। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इनके एक्सट्रैक्शंस पढ़ेंगे कि इनको कैसे निकालेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।